Rahim. This is part 3 of logistic growth model. This is part 3 of logistic growth model. हमने इसके दोनों पार्ट के अंदर यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया कि लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन को कैसे डिराइव किया जाता है दो डिफरेंट मेथड से। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक इक्वेशन। तो हमें पता है कि हमने डिराइव किया था कि dp अपॉन dt इज़ इक्वल टू rp1 माइनस p अपॉन k। इस इक्वेशन को लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम यूँ लिख सकते हैं यानी dp अपॉन dt इज़ इक्वल टू, अगर r से इसको मल्टीप्लाई कर दें, p r माइनस r ऑफ k ऑफ p। तो आज के सेशन के अंदर हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, लेट a इज़ इक्वल टू r एंड b इज़ इक्वल टू माइनस r अपॉन k। ये a और b दोनों कांस्टेंट है यानी r और r अपॉन k दोनों कांस्टेंट है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर इक्वेशन a में इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, देन dp अपॉन dt इज़ इक्वल टू p a माइनस b p। और अगर आप नोट करें तो ये एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम ऑलरेडी सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं यानी dp अपॉन p ऑफ a माइनस बी पी इज़ इक्वल टू dt। सेपरेबल कर लिया और आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन, अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन सेपरेटली डिस्कस कर लेता हूँ, यानी जिसके कैलकुलस के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स वीक हों तो वो अपने पार्शियल फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को फिर से इम्प्रूव कर सकता है। तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन सेपरेटली डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अपॉन p a माइनस बी पी इज़ इक्वल टू, चूँकि ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं तो इसको आप a अपॉन p प्लस b अपॉन a माइनस बी पी लिख सकते हैं। आप अगर लेफ़्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा p a माइनस बी पी a ऑफ a माइनस बी पी प्लस b ऑफ p। दिस इज़ p a माइनस बी पी लेफ्ट हैंड साइड पर एज इट इज़ मौजूद है, ये कैंसिल कर दें आप इसमें। अब अगर मैं इस p की जगह पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, और अगर इस p की जगह पर a अपॉन b सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो कैपिटल B की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, when p इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर p को ज़ीरो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तब हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी और a इक्वल होगा 1 अपॉन a के। और जब हम p को a अपॉन b सब्स्टिट्यूट करते हैं देन कैपिटल B इक्वल होगा b अपॉन a। p की वैल्यू a अपॉन b पुट करने से ये a का कंप्लीट फैक्टर ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा और b की वैल्यू निकल आएगी। और जो हमारे फाइनल पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे वो कुछ इस तरह होंगे, यानी a अपॉन, आप p की जगह पर पुट कर सकते, p एज इट इज़ रहेगा और a माइनस बी पी। तो a इक्वल है आपके पास 1 अपॉन a ऑफ p प्लस b इक्वल है b अपॉन a डिवाइडेड बाय a माइनस बी पी। तो ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस बना लिए। इन पार्शियल फ्रैक्शंस को उठाकर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेता हूँ।
तो जब मैं अपने पार्शियल फ्रैक्शन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह का आएगा, यानी इंटीग्रल ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह आएगा कि जी ये बनेगा इंटीग्रल 1/a एन पी ऑफ डी पी प्लस इंटीग्रल b/a डिवाइडेड बाय a माइनस bp एंड dp इज़ इक्वल टू इंटीग्रल dt। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1/a कांस्टेंट है और dp/p इज़ इक्वल टू ln p माइनस, और अगर आप यहाँ देखें तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का करेक्ट डिफरेंशियल माइनस बी है, तो न्यूमिनेटर में माइनस बी जनरेट करने के लिए -1/a कांस्टेंट को बाहर लिख लें और ऊपर माइनस बी आ जाएगा। तो जब ऊपर माइनस बी होगा और चूँकि वो उसका करेक्ट डिफरेंशियल है तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं ln a माइनस बी पी इज़ इक्वल टू इंटीग्रल डी टी जो है वो एक्चुअली टी के इक्वल है और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा विच इज़ ln c। आप इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना चाहें और लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहें तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं log ऑफ p होल पावर 1/a डिवाइडेड बाय a माइनस बी पी होल पावर 1/a माइनस ln c इज़ इक्वल टू t। तो अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी ये log ln c को भी कंबाइन कर सकते हैं इसके साथ। तो आप यूँ लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी p पावर 1/a डिवाइडेड बाय a माइनस बी पी होल पावर 1/a एंड देन c इज़ इक्वल टू t। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर लें, एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी होल पावर 1/a बोथ साइड अब अप्लाई कर लें, सॉरी इसकी होल पावर a अप्लाई कर लें आप बोथ साइड। इसका बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं, यानी p 1/a मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय a माइनस बी पी 1/a मल्टीप्लाई बाय a एंड c पावर a इज़ इक्वल टू e पावर at। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ये सारे a एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम इसको फर्दर यूँ लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको यूँ लिखा जा सकता है जी, इसको हम लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाय a माइनस बी पी इज़ इक्वल्स टू c ऑफ a e पावर at, और चूँकि c ऑफ a कांस्टेंट है तो उसको c1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो और इस इक्वेशन को जब मैं इसको c1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी p डिवाइडेड बाय a पावर बी पी इज़ इक्वल टू c1 e पावर at। और आप इसे जो है फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी p के लिए इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी p वाली टर्म को लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर कलेक्ट कर लें आप इसको। तो जब आप p की टर्म को लेफ़्ट हैंड साइड पर कलेक्ट करेंगे तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह होगा, दैट इज़ p ऑफ 1 प्लस b c1 e पावर at इज़ इक्वल टू a c1 e पावर at। और फाइनली जो p ऑफ t के लिए एक्सप्रेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की इक्वेशन होगी, यानी कि a c1 e पावर at डिवाइडेड बाय 1 प्लस b c1 e पावर at। तो ये मेरे पास एक्चुअली इसकी एक फ़र्स्ट फॉर्म आ गई। अगर आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंप्लीट इक्वेशन को मैं e/at से डिवाइड कर देता हूँ, e/at। तो मेरे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म
आ जाएगी। तो अगर मैं नोट करूं तो e पावर 80 सबसे कैंसिल हो जाएगा और 1 के साथ e पावर 80 डिवाइड वाली फॉर्म में होगा, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी p ऑफ t इज़ इक्वल टू दैट इज़ AC1 e पावर -80 प्लस b ऑफ C1। तो ये हमारे पास एक फ़ाइनल फॉर्म बन गई है और ये फ़ाइनल एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। एक्चुअली यही हमारे प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन हम जानते हैं कि हर फिज़िकल प्रॉब्लम के अंदर कोई ना कोई एक इनिशियल कंडीशन है। तो यहाँ पर इस इनिशियल कंडीशन की वैल्यू निकालनी होगी, हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन। जो बेसिक इनिशियल कंडीशन है वो व्हेन टाइम t इज़ इक्वल टू 0 देन p इज़ इक्वल टू p नॉट। तो इस इनिशियल कंडीशन को अगर इस सिस्टम के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी p नॉट इज़ इक्वल टू AC1 डिवाइडेड बाय BC1 प्लस 1। और अगर इस इक्वेशन को C1 के लिए सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, यानी P नॉट BC1 माइनस AC1 इज़ इक्वल टू माइनस P नॉट, और फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म C1 के लिए रिजल्ट निकलेगा, दिस इज़ P नॉट A माइनस B P नॉट। इस C1 की वैल्यू को उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दें इस स्टैटिक इक्वेशन के अंदर। तो जब इस C1 की वैल्यू को इस स्टैटिक इक्वेशन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ ये आ जाता है, यानी P ऑफ t इज़ इक्वल टू जी, ये इक्वेशन है कि A एंड देन P नॉट A माइनस B P नॉट एंड देन B P नॉट A माइनस B P नॉट प्लस e पावर -80। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इस वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप फाइनली P ऑफ t को इस तरह लिख सकते हैं, यानी A P नॉट डिवाइडेड बाय B P नॉट प्लस A माइनस B P नॉट एंड e पावर -80। और अगर आपको याद है तो हम ऑलरेडी ये सपोजिशन कर चुके हैं, हमने सपोज़ किया था अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कि A इज़ इक्वल टू R एंड B इज़ इक्वल टू माइनस R अपॉन K। तो इसको उठाकर वापस हम रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी इस फाइनल इक्वेशन में। तो फाइनली जो P ऑफ t है वो इक्वल होगा व्हेन A इज़ इक्वल टू R एंड B इज़ इक्वल टू R बाय K। तो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा R P नॉट डिवाइडेड बाय R अपॉन K P नॉट प्लस A की जगह R पुट कर दें माइनस और B की जगह पर R अपॉन K सब्स्टिट्यूट कर दें आप, एंड देन P नॉट एंड e पावर -R एंड t। अब अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप नोट कीजिए तो ये R, ये R, ये R, ये R, ये सारे कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएंगे। इस केस से हम एलसीएम लेकर उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो जो मेरे पास फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो आएगी P ऑफ t इज़ इक्वल टू P नॉट K डिवाइडेड बाय P नॉट प्लस K माइनस P नॉट e power -RT। This is the final solution of logistic differential equation। ये आपके पास एक फाइनल फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। ज़रा हम जल्दी से इन सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट अभी आपको दिए गए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आप उसको अगेन यूटिलाइज़ कर सकें। जी, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ नोन एज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में सिंप्लीफाई करने के लिए A को R पुट कर लें, B को -R बाय K सब्स्टिट्यूट कर लें।
इस तरह करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक सिंप्लीफाइड सेपरेबल इक्वेशन बन जाएगी। ये सिंप्लीफाइड सेपरेबल इक्वेशन आ गई। उस सेपरेबल इक्वेशंस को आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये मैंने रेड से सारा पार्शियल फ्रैक्शन डिटेल के साथ आपको बताया है कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा उसको सीख सकते हैं। एंड देन मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। 1/a कांस्टेंट है यहाँ पर, 1/a कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया। dp/p का आंसर ln p आ गया। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का करेक्ट डिफरेंशियल -b रिक्वायर्ड था, तो -b लाने के लिए आपने इस बार उसको माइनस से रिप्लेस कर दिया, 1/a को कांस्टेंट कर दिया और न्यूमिनेटर में सिर्फ -b रहने दिया, तो ये बन जाएगा ln a - bp। फिर आपने यहाँ पर लॉग की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी हैं और लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया ये सारा। तो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास जो फॉर्म आई है इन टर्म ऑफ p, वो फॉर्म कुछ ऐसी थी। अब इस फॉर्म के अंदर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ओवरऑल इस इक्वेशन को e⁻at से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करवा दिया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो इस तरह मेरे पास इस इक्वेशन की जो फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म आई वो ये कुछ बन गई। और इस फाइनल फॉर्म के अंदर मैंने a को r और b को r/k सब्स्टिट्यूट कर दिया। और हाँ, एक इनिशियल कंडीशन की वैल्यू भी फाइंड आउट की मैंने, और इनिशियल कंडीशन है व्हेन t = 0 p = p0। इनिशियल कंडीशन की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। इनिशियल कंडीशन को उठाकर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, a को r से और b को r/k से रिप्लेस कर दिया। देन फाइनली ये सिंप्लीफाइड फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन का लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन मेरे पास आ गया। सो फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 3। Part 3. Thanks for your timing.